गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। तो हम विद्युत धारा के चैप्टर को पढ़ रहे थे और पिछली क्लास में हमने बातचीत की विद्युत धारा के प्रवाह के बारे में, जिसमें हमने ऊष्मीय प्रभाव के बारे में कहा आपसे, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव के बारे में हम बात कर चुके हैं। जिसमें हमने विद्युत बल्ब के बारे में भी विस्तार से हमने चर्चा की और उनके भागों के बारे में भी चर्चा की, जो कि ऊष्मीय प्रभाव के कारण उसका उपयोग होता है। इसके बाद हमने विद्युत परिपथ, है ना, अवयव एवं उनके जो विभिन्न प्रकार के जो प्रतीक है, संकेत है, विद्युत उपकरणों के नाम तथा उनके संकेत के बारे में भी हमने चर्चा किया। फिर हमने कहा कि विद्युत चालक क्या है और विद्युत रोधी क्या है। विद्युत चालक के एग्जाम्पल्स और विद्युत रोधी के जो एग्जाम्पल्स है वो भी हम उसके भी बारे में हमने बात कर लिया है। बेटा आज हमारा जो टॉपिक है वो है एमीटर एवं वोल्ट मीटर। तो पिछली क्लास में हमने आपको दिखा दिया था एमीटर और वोल्ट मीटर को, है ना, उसके चित्र मैंने आपको दिखा दिए थे। ये देखिए, जिन्होंने देखा नहीं है वो एक बार फिर से देख सकते हैं इसको। ये है एमीटर और ये वोल्ट मीटर है, ठीक है। तो जो एमीटर है उसका कार्य क्या है? एमीटर जो है परिपथ में, ये दोनों चीजें परिपथ में यानी कि विद्युत परिपथ में लगाए जाते हैं, एमीटर को और वोल्ट मीटर को। इसमें जो एमीटर है उसका कार्य क्या है? विद्युत धारा का मापन करना है, यानी कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मापन करना है। इसका कार्य, किसका कार्य? एमीटर का जो कार्य है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मापन एमीटर द्वारा किया जाता है। और ये देखो वोल्ट मीटर बी, देख रहे हो ना आप, वोल्ट मीटर बी से डिनोट कर रहे हैं हम लोग। तो इससे क्या पता लगाते हैं वोल्ट मीटर से? जैसे विद्युत परिपथ में चालक के सिरों के बीच का विभवांतर, क्या कहा मैंने? चालक के सिरों के बीच का विभवांतर ज्ञात करने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। ये बात क्लियर हो गई? सबसे पहला डिफरेंस तो यही है इन दोनों का, ठीक। अब तो हम एक एक करके इसके बारे में डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एमीटर की बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया एमीटर का कार्य क्या है। विद्युत परिपथ में, यानी कि एक इलेक्ट्रिक सर्क्यूट है, उसमें विद्युत परिपथ में एमीटर का कार्य क्या है बेटा? क्या बताया मैंने आपको? विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मापन करना, विद्युत धारा का मापन करना, ये है एमीटर का कार्य, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि विद्युत परिपथ का, यानी विद्युत परिपथ में एमीटर का संकेत क्या होता है? क्या होता है एमीटर का संकेत? कैसे दिखाया था मैंने आपको? ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में सब ये पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर एक एरो मार्क लगा दिया, ठीक। अब क्या किससे डिनोट करते हैं मीटर को? ए से डिनोट करते हैं, क्लियर। तो इस प्रकार से हम इसके संकेत को लिख सकते हैं, इस प्रकार से हम इसके संकेत को दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो ये चिन्ह व्यक्त हो गया सबको। तो ये देखिए, इस प्रकार से एक एरो मार्क लगा दिया और इस तरह से एक सर्कल खींच दिया, तो ये क्या बन गया? एमीटर का संकेत बन गया। अब बेटा जो एमीटर का जो धन सिरा है ना, ये धन सिरा जो है या धन टर्मिनल कहते हैं, इसको सेल के या बैटरी के कहां से जोड़ा जाता है? धन ध्रुव से जोड़ा जाता है। कहां? बैटरी के धन ध्रुव से। इसके धन सिरे को बैटरी के धन ध्रुव से या धन सिरे से जोड़ा जाता है। एवं जो ऋण ध्रुव है, ये जो है नेगेटिव टर्मिनल जो है, इसको किसके साथ जोड़ा जाता है? इसको बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ा जाता है। बैटरी के ऋण ध्रुव से, ऋण टर्मिनल को ऋण ध्रुव से जोड़ा जाता है, ठीक। अब क्या है? अब अगली बात हम करते हैं क्या, कि जो एमीटर है,
उसको कैसे जोड़ा, परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है? एमीटर को अगर हम एक विद्युत परिपथ बना रहे हैं तो उसमें एमीटर को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम में कहां पर? विद्युत परिपथ में। ठीक है, विद्युत परिपथ अगर हम बना रहे हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, जो एमीटर है उसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, जिसे हम सीरीज कहते हैं। ठीक है, सीरीज के क्रम में जोड़ते हैं। अब एमीटर का जो प्रतिरोध होता है, एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो बहुत कम होता है। तो इसका प्रतिरोध, जिसको रेसिस्टेंस कहते हैं हम लोग, प्रतिरोध जो है वो बहुत कम होता है। बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। एवं एक आदर्श एमीटर, एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। क्या कहा मैंने? एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है और एक आदर्श एमीटर, आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध क्या होता है? शून्य होता है या जीरो होता है या नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, ये बात क्लियर है सबको? क्लियर हो गई सबको? एक और बात, एमीटर जिसका संकेत इस प्रकार से लिखा जाता है, ये आप बनाकर देखिएगा। ठीक है, जब घर में जाओगे तो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मापन करना, इसके लिए हम एमीटर को जोड़ते हैं। विद्युत परिपथ में एमीटर को क्यों जोड़ा जाता है? ताकि इसका विद्युत धारा का मापन किया जाए। अब इसको विद्युत परिपथ में किस प्रकार से जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। और एमीटर का प्रतिरोध जो है बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। और एक आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध है वो शून्य होता है। इतनी बात क्लियर हो गई सबको? आगे बढ़े। अब अगला पढ़ेंगे हम किसके बारे में? वोल्ट मीटर के बारे में पढ़ेंगे। ये अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं हम। अगला वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या? वोल्ट मीटर के बारे में पढ़े। अब देखो बेटा, मैंने आपको बताया किसको किस लिए यूज किया जाता है वोल्ट मीटर को। हम जो हमारी विद्युत परिपथ है उसमें इसका उपयोग क्यों होता है वोल्ट मीटर का? चालक के सिरों का, ठीक है, चालक के सिरों के बीच, चालक के सिरों के बीच का विभवांतर, बीच का विभवांतर पता करने के लिए, विभवांतर ज्ञात करने के लिए, या पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं हम विभवांतर को। ठीक है, विभवांतर पता करने के लिए, विभवांतर का ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। विभवान चालक के सिरों के बीच का विभवांतर ज्ञात करने के लिए या पोटेंशियल डिफरेंस को ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। अब इसका जो है संकेत वो कैसे बनाया जाता है? देखिए, इसका संकेत जैसे हमने एमीटर में बनाया है ना, वैसे ही है। बस क्या डिफरेंस है इसमें देखिए जरा। ये पॉजिटिव हो गया, इसका नेगेटिव। ठीक, और यहाँ पर आप देख सकते हो ऐसे एक एरो लगा दिया। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ए की जगह हम यहाँ पर बी लिख देंगे। ए की जगह पर यहाँ पर हम बी लिख देंगे। तो ये क्या बन गया? वोल्ट मीटर का संकेत हो गया। अगर यहाँ पर ए लिख देंगे तो एमीटर का संकेत हो जाएगा। क्लियर? तो इसका चिन्ह व्यक्त हो गया सबको। चलिए, अब मैंने बताया आपको कि ये दो बिंदुओं के बीच में विद्युत परिपथ में
जिन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर पता करना है तो वोल्ट मीटर को हम कहाँ लगाते हैं? उन बिंदुओं के जिनका विभवांतर पता लगाना है हमें, उनके मध्य समांतर में लगाया जाता है, मध्य समांतर में लगाया जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है हमने, विभवांतर पता करना है ना, मध्य समांतर क्रम में। जैसे कि हमने बताया कि जो एमीटर है उसको सीरीज में यानी कि श्रेणीय श्रेणीय किसमें लगाया जाता है? श्रेणीय क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसको कैसे किया जाता है, इसको कैसे लगाया जाता है? इसको जो है विद्युत परिपथ के जिन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर पता करना होता है हमने, उनके बीच में उनके मध्य समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, क्रम में जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। ये क्लियर हो गई आपको? अब बेटा हमने कहा कि जो हमारा एमीटर है उसका प्रतिरोध बहुत कम होता है ना, लेकिन वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध है, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध या रेजिस्टेंस क्या होता है? सीधा उल्टा, एमीटर का सीधे उल्टे बहुत अधिक होता है। क्या कहा मैंने? बहुत अधिक होता है। जो वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध है वो बहुत अधिक होता है। और एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। आदर्श प्रतिरोध का आदर्श आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध प्रतिरोध क्या होता है? अनंत होता है, अनंत। इसकी कोई सीमा नहीं होती, अनंत। तो ये दोनों डिफरेंस आपको पता लग गए, एमीटर और वोल्टमीटर के बारे में जो डिफरेंस है वो पता लग गया सबको ना? चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। घरेलू विद्युत उपकरणों के प्रयोग में जो सावधानियां हमने बरती, ये एमीटर और वोल्टमीटर को, इनके संकेत को, इनके जो बीच के अंतर है वो अच्छे से पढ़कर रखिएगा। ठीक है, ये एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस है आपके। चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं, हम जो घरेलू विद्युत उपकरण जो घरों में यूज करते हैं या हमारी घरों में जो विद्युत परिपथ जोड़े जाते हैं उनमें क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो बेटा हमें पता है कि हमारे घरों में, दुकानों में तथा कारखानों में विभिन्न विद्युत उपकरणों को चलाने के लिए विद्युत लाइनें लगाई जाती है ना? क्या लगाई जाती है? विद्युत लाइनें लगाई जाती है। और उनमें, इन लाइनों में, इनमें मेंस होते हैं। क्या होते हैं? विद्युत लाइनों में मेंस के द्वारा, आपको पता है मेन स्विच सब बोलते हैं हम लोग, तो मेंस के द्वारा क्या किया जाता है? मेंस के द्वारा विभिन्न परिपथों में क्या किया जाता है? विभिन्न परिपथों में विद्युत धारा का प्रेक्षण होता रहता है। विद्युत धारा का क्या होता रहता है? प्रेक्षण होता रहता है। ठीक, तो में एक स्विच होता है। मेंस में क्या होता है? एक स्विच होता है तथा, देखिए ये आप देख रहे हो, इस तरह से देखा होगा ना आपने, मेन स्विच बोर्ड सब देखा होगा आपने। तो मेंस में एक स्विच होता है, ठीक, जिसके द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह परिपथ में किया जाता है। मेंस में स्विचेस होते हैं जिनके द्वारा क्या किया जाता है, ये सब देख रहे हो आप। ठीक है, ओके। तो इसमें विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है या रोका जाता है। तो जो है कंट्रोल, पूरा कंट्रोल इनमें होता है। ठीक, यानी कि हमारे घरों में जो विद्युत धारा बहती है विद्युत परिपथ द्वारा, तो पूरा कंट्रोल इन मेंस के द्वारा होती है। ये निश्चय करते हैं कि विद्युत धारा का परिपथ यानी कि उसको ज्यादा करे या कम करे या रोके। ठीक है, जब किसी विद्युत परिपथ में उच्च वोल्टता के कारण, कभी कभी हो सकता है कि एकदम से अच्छी वोल्टेज आ जाए, तो उसकी एक बहुत प्रबल शक्ति होती है। और इसमें इससे क्या होता है कि प्रबल शक्ति की विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो उस विद्युत परिपथ में लगे उपकरण जैसे बल्ब हो, पंखा हो, फ्रिज हो, तो वो खराब होने के चांसेस होते हैं, है ना? तो इन उपकरणों को खराब होने से बचाने के लिए प्रत्येक विद्युत परिपथ में क्या होता है? एक कम गलनांक वाले मिश्र धातु का एक तार जुड़ा होता है। ये सब देख रहे हो आप, फ्यूज कहते हैं हम उसको। अगर आपने कभी देखा होगा तो इनके अंदर जो है कम गलनांक वाले मिश्र धातु का एक तार जुड़ा होता है।
और यह तार का टुकड़ा एक रोधी आधार में आधार के कटआउट में लगाया जाता है, और इन छोटे तारों को क्या कहा जाता है? फ्यूज कहा जाता है। इस मेंस में क्या किया जाता है? श्रेणी का क्रम में जोड़ा जाता है। जब परिपथ में प्रबल शक्ति से विद्युत धारा बहती है तो क्या होता है? तो ये फ्यूज गर्म होकर स्वयं पिघल जाते हैं, जिससे धारा का प्रवाह जो है रुक जाता है, और इससे हमारे विद्युत उपकरणों को कोई हानि नहीं पहुंचती है। ठीक है, तो इसीलिए जो है मेंस में क्या लगाया जाता है? फ्यूज को लगाया जाता है। और फ्यूज क्या बताया मैंने? कि विद्युत परिपथ में एक कम गलनांक वाले मिश्र धातु का तार जोड़ा जाता है। इसको कैसे जोड़ा जाता है? इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और जब भी परिपथ में प्रबल शक्ति से बिजली की धारा होती है तो ये फ्यूज स्वयं गर्म होकर पिघल जाते हैं, जिससे क्या नहीं होता? जिससे विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाता है और हमारे जो विद्युत उपकरण है वो खराब नहीं होते। क्लियर हो गई ये बात? चलिए अब हम देखते हैं कि हम जो घरों में जो बिजली के समान उपकरणों का जो प्रयोग करते हैं, उन सबको हमें कैसे ध्यान से, उनका प्रयोग कैसे सावधानियों से करना चाहिए। ठीक है, तो जरा देख लेते हैं कैसे कैसे हमें सावधानी बरतनी चाहिए उसके लिए। देखें, तो घरेलू विद्युत उपकरणों के प्रयोग में जो सावधानी है, ये ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही जरूरी है। आपके रोजमर्रा की जिंदगी में भी ये बहुत काम आएंगे। ठीक है, इनको पढ़ के भी रखिएगा, हमारे पुस्तक में दिया हुआ है। तो देखो बेटा, पहला क्या दिया हुआ है इसमें? पहला, विद्युत धारा के खुले तार को नहीं छूना चाहिए। आपको पता ही होगा कि अगर तार ऐसे खुली पड़ी है तो कभी भी जाकर उसको छूइएगा मत। छूने से क्या होगा? छूने से आपको बिजली लग सकती है, करंट लग सकता है। तो विद्युत धारा के खुले तार को नहीं छूना चाहिए। अगला, भीगे हाथों से भीगे हाथों से स्विच को नहीं छूना चाहिए कभी भी। अपनी मम्मी सबसे बताइएगा, मम्मी आप जब किचन में कुछ काम कर रहे हो तो गीले हाथों से कभी भी स्विच को मत डालिए, या ऑफ मत कीजिए, ऑन मत कीजिए। ठीक है, सबको बताइए, अपने भाई बहनों को सबको बता दीजिएगा, गीले हाथों से स्विच को नहीं छूना चाहिए। अगला देखते हैं, घरों में अच्छे विद्युत रोधी लेप वाले, यहाँ पर लेप है, ठीक है, विद्युत रोधी लेप वाले जो है संयोजक तार लगाने चाहिए। ऐसे नहीं कि ऐसे गंदे गंदे से तार लगा दिए आपने घरों में। तो हमें क्या करना चाहिए? अच्छे विद्युत रोधी, ताकि एकदम से हम लोग छू ले, हमें शौक ना लगे। ठीक है, तो घरों में अच्छे विद्युत रोधी लेप वाले संयोजक तार लगाए जाए। अगला, विद्युत उपकरण मानक स्तर ISI, ये ध्यान रखिएगा, ये देखिए मानक स्तर है ISI, इसको ही प्रयोग में लाए। देखो बेटा, विद्युत उपकरण कई प्रकार के होते हैं, कई कई ऐसे होते हैं बहुत ही चीप रेट में हमें मिल जाता है कि वो जो है बहुत कम पैसे में मिल जाता है, जिसमें कोई मानक स्तर नहीं होता, ऐसे ही बाजार में बेच देते हैं। तो उनको कभी भी उनका प्रयोग ना करें। आप ये पता कीजिए कि उसमें ISI मार्क लगा हुआ है कि नहीं है। ठीक है, तो उसमें ISI मार्क अगर लगा है, उन उपकरणों का प्रयोग ही कीजिएगा। ठीक है, अगला, घरों में वायरिंग करते समय उदासीन तार का संबंध पृथ्वी से अवश्य किया जाए। आपने देखा होगा, अगर देखा नहीं है तो आज आप देखेंगे। ठीक है, घरों में जो है जो आपके जो वायरिंग करते हैं, वो जो एक न्यूट्रल तार होता है आपका, वो जो है घर के आसपास आंगन में कहीं पर भी पृथ्वी से उसका संबंध बनाए रखे होते हैं। ठीक है, तो उसको जरा आप नोट कीजिए। उसमें जाकर छूने के लिए या उसमें खेलने के लिए नहीं कहा मैंने, बस आप नोट करके रखिएगा। तो घरों में वायरिंग करते समय उदासीन तार का संबंध पृथ्वी से अवश्य किया जाए। अगला, विद्युत कार्य करते समय, जैसे कि आप कोई बल्ब लगा रहे हो या पंखा साफ कर रहे हो या फिर बिजली का कोई अन्य कार्य कर रहे हो, जैसे आपके पापा है या फिर मम्मी है, कोई भी चाचा चाची जो भी है, तो वो अगर आप ये ध्यान दीजिएगा या उन्हें बताइएगा कि आप कोई भी विद्युत कार्य कर रहे हैं तो उस समय आपको क्या पहनना चाहिए? रबड़ के दस्ताने पहनने चाहिए।
ठीक है, रबड़ के चप्पल, रबड़ के दस्ताने सब पहने हुए होने चाहिए। क्यों पहने होने चाहिए? क्योंकि आपको पता है कि जो जो ये रबड़ सब है ये विद्युत रोधी होते हैं, है ना। अब अगला देखिए, विद्युत परिपथ में सुरक्षा के दृष्टिकोण से सुरक्षा फ्यूज का प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए। अब उसमें अभी भी मैंने आपको बताया, जो है परिपथ में सुरक्षा के लिए किसका उपयोग करना चाहिए? फ्यूज का उपयोग करना चाहिए, ताकि एकदम से जो है क्या आते समय विद्युत धारा एकदम से पूरी तरह से जब प्रवाहित हो तो फ्यूज क्या करती है, वो जो जो उसकी प्रबल शक्ति है उसको रोक देती है। अगला, किसी प्रकार के खतरे की आशंका होने पर सर्वप्रथम, ये मेंस है बेटा, मेंस, ठीक है, मेंस का स्विच ऑफ कर देना चाहिए। आपके घर में मेंस लगे होंगे तो आपको लग रहा है कि हो सकता है यहाँ पर कोई खतरे की आशंका है घर में, तो आप क्या कर दीजिए, मेन स्विच को ऑफ कर दीजिएगा। ठीक है, तो इतनी बातें आप ध्यान में रखेंगे। हमारे पुस्तक में 139 पेज पर ये सारी बातें दी हुई है। आज घर जाते समय ये सभी आज पढ़कर आएंगे, ठीक है। सभी एक बार पढ़िएगा और अपने आसपास अपने मम्मी पापा को, भाई बहनों को, सभी इनकी जानकारी भी आप दीजिएगा। ठीक, तो इतनी बातें आज करेंगे हम। अब हमारा समय हो चुका है किस चीज का? अब हमारा समय आज की परीक्षा की ओर है। तो अभी हम क्या करते हैं, हम अपनी परीक्षा शुरू कर देते हैं। तो उसके लिए बेटा आप क्या कीजिए, अपनी बुक, पेन और किताब लेकर बैठ जाइएगा। हम अभी प्रश्न पूछते हैं और उनके उत्तर को आप लिखते जाइए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें हम। चलो शुरू कर देते हैं, देखते हैं मेरे बच्चों ने कितना कितना पढ़ा है इस चैप्टर को। चलिए पहला प्रश्न देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, एमीटर द्वारा मापा जाता है, एमीटर द्वारा मापा जाता है, किसको मापा जाता है इनमें से? विद्युत धारा, आवेश, विभवांतर। ये है हमारा पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न, एमीटर द्वारा मापा जाता है क्या? विद्युत धारा, आवेश या विभवांतर? सभी लिख लीजिए आंसर को। हो गया। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, वोल्ट मीटर द्वारा क्या मापा जाता है? वोल्ट मीटर द्वारा क्या मापा जाता है? आवेश, विद्युत ऊर्जा या विभवांतर? वोल्ट मीटर द्वारा क्या मापा जाता है? आवेश, विद्युत ऊर्जा या विभवांतर? नेक्स्ट, विद्युत विभवांतर का मात्रक, विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या है? कूलॉम, सेकेंड या वोल्ट? विभवांतर का मात्रक क्या है? कूलॉम, सेकेंड या वोल्ट? चलिए प्रश्न एक और बार देख लीजिए। तीसरा प्रश्न, अगला प्रश्न, किस सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है? पुनः नहीं, पुनः आवेशित किया जा सकता है। किस सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है? इनमें से जो नीचे दिए गए सेल्स है उनमें से किसको पुनः आवेशित किया जा सकता है? शुष्क सेल, डैनियल सेल या सीसा संचायक सेल? इनमें से किस सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है? नेक्स्ट, विद्युत बल्ब में टंगस्टन का बहुत पतला तार होता है।
जिसे डैश कहते हैं। विद्युत बल्ब में टंगस्टन का बहुत पतला सा एक तार लगा होता है जिसे डैश कहते हैं। सुचालक, थंब या तंतु। सुचालक, थंब या तंतु। बल्ब को याद कीजिए, हमने दिखाया भी था आपको। आगे बढ़े, 6th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, विद्युत धारा के प्रवाहित होने के मार्ग को, विद्युत धारा के प्रवाहित होने के मार्ग को डैश कहा जाता है। विद्युत धारा के प्रवाहित होने के मार्ग को डैश कहा जाता है। विद्युत परिपथ, विभवांतर या प्रतिरोध। नेक्स्ट, तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी आदि किसके उदाहरण है? तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी आदि किसके उदाहरण? विद्युत चालक, विद्युत रोधी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी आदि किसके उदाहरण है? विद्युत चालक, विद्युत रोधी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, पदार्थ जिनमें विद्युत प्रवाह नहीं हो सकते उन्हें क्या कहते हैं? वो पदार्थ जिनमें विद्युत प्रवाह नहीं हो सकते उन्हें क्या कहते हैं, या जिनके द्वारा विद्युत प्रवाह नहीं होता, ऐसे वस्तुएं, उन वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? विद्युत चालक, विद्युत रोधी, विद्युत धारा। विद्युत चालक, विद्युत रोधी या विद्युत धारा, उन वस्तुओं को हम क्या कहते हैं जिनके द्वारा विद्युत प्रवाह नहीं हो सकते? नौवां प्रश्न, प्रतिरोध का मात्रक डैश होता है। प्रतिरोध यानी कि रेसिस्टेंस का मात्रक डैश होता है। कूलम, सेकेंड या ओम। प्रतिरोध का मात्रक डैश होता है। कूलम, सेकेंड या ओम। प्रतिरोध का मात्रक, ये हमारा लास्ट प्रश्न है, आखिरी सवाल। डैश रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने की युक्ति है। डैश रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने की युक्ति है। विद्युत सेल, विद्युत जनित्र, एमीटर। डैश रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है। कौन सा इनमें से? विद्युत सेल, विद्युत जनित्र या एमीटर।
चलो, सबने लिख लिया ना? अब बारी है आपकी। माइक लीजिए और जल्दी जल्दी से मुझे इनके आंसर्स दीजिए। चलो बेटा, स्टार्ट करें। मीटर द्वारा मापा जाता है। आराम से, आराम से, आराम से बताइए। आराम से। वोल्ट मीटर द्वारा क्या मापा जाता है? वोल्ट मीटर द्वारा पोटेंशियल डिफरेंस। क्या मापा जाता है? विभवांतर का मात्रक। विभवांतर का मात्रक वोल्ट। वेरी गुड। किस सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है? पुनः आवेशित किया जा सकता है। विद्युत बल्ब में टंगस्टन का बहुत पतला तार होता है, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? उसको हम तंतु कहते हैं या फिलामेंट कहते हैं। धारा के प्रवाहित होने के मार्ग को क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहा जाता है। तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी आदि किसके उदाहरण हैं? विद्युत चालक के उदाहरण हैं। गुड। पदार्थ जिनमें विद्युत प्रवाह नहीं हो सकते उनको क्या कहते हैं? प्रवाह नहीं होते, वहाँ रोधी कहते हैं। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? प्रतिरोध का मात्रक रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित। विद्युत चलिए, तो 10 क्वेश्चन हमारे हो गए। अब इनके आंसर्स को हम एक और बार देख लेते हैं। अप्पू 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 देखो अप्पू। ओके, पहला है विद्युत धारा। एमीटर द्वारा मापा जाता है विद्युत धारा को। नेक्स्ट, वोल्ट मीटर द्वारा क्या मापा जाता है? विभवांतर को मापा जाता है। थर्ड वन, विद्युत विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। किस सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है? सीसा संचायक सेल को, जो एक सेकेंडरी सेल होता है, द्वितीयक सेल होता है। नेक्स्ट, विद्युत बल्ब में टंगस्टन का बहुत पतला तार लगा होता है जिसे हम तंतु कहते हैं या फिलामेंट कहते हैं। नेक्स्ट, विद्युत धारा के प्रवाहित होने के मार्ग को डैश कहा जाता है। विद्युत परिपथ कहा जाता है, इलेक्ट्रिक सर्क्यूट कहा जाता है। तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी आदि किसके उदाहरण है? विद्युत चालक के उदाहरण है, जिनके द्वारा बिजली पास होती है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। पदार्थ जिसमें विद्युत प्रवाह नहीं हो सकते उसको हम क्या कहते हैं? जिसमें प्रवाह नहीं होते उनको विद्युत रोधी कहते हैं। जिनमें से प्रवाह होता है उसे हम विद्युत चालक कहते हैं। 9th वन, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। रेसिस्टेंस का मात्रक ओम होता है। 10वां, विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने की युक्ति है। तो ये तो थे हमारे आज के 10 सवाल।
और इन सवालों को सभी बच्चों ने किया होगा। जिन्होंने गलत किया है आज अपने पुस्तक को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और अगली बार जब भी आपका एग्जाम होगा या टेस्ट होगा अच्छी तरह से उसको आंसर करेंगे। ठीक है, आज जो बातें आपको बताई वो सब आपको क्लियर हो गई होंगी। और इसी के साथ आज की कक्षा हम यही समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।